बहमनी सल्तनत बनने से पहले दक्कन एक ऐसी सरजमीन थी जहाँ छोटी छोटी राजवाड़ों और हिंदू राजाओं की अपनी अपनी दाग थी। काकतिया, यादव और होयसाला जैसे खानदान यहाँ की बादशाह थी। ये इलाका जो आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है, अपनी सरखेज़ ज़मीन, सरसब्ज़ जंगलों और समंदरी तिजारत के लिए मशहूर था। लेकिन 13वीं सदी के आखिर में दिल्ली सल्तनत ने दक्कन पर हमला कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ताकतवर फौजों के साथ कई राजवाड़ों को नेस्त नाबूद किया और दक्कन को दिल्ली की ताबे कर दिया। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। ये बंदा अपने अजीब व गरीब फैसलों की वजह से तारीख में मशहूर है। उसने सोचा कि दिल्ली से दारुल हुकूमत उठाकर दक्कन की दौलत आबाद ले जाएंगे। बस पूरे शहर को ज़बरदस्ती दक्कन की तरफ धकेल दिया। लोग सड़कों पर भूख से मरने लगे। फौजियों ने बगावत शुरू कर दी और मुकामी सरदारों ने सोचा ये क्या तमाशा है। उसके अलावा तुगलक ने तांबे के सिक्कों को सोने के बराबर करने की कोशिश की, जिससे माइशत डूब गई। नतीजा दक्कन में बगावत की आग भड़क उठी। लोग दिल्ली के जुल्म से तंग आ चुके थे और उसी आग से एक चिंगारी निकली जिसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू कोई आम आदमी नहीं था। कहानियाँ कि वो वस्त एशिया से आया था, शायद ईरान या तुर्क नस्ल से था। वो दिल्ली सल्तनत की फौज में एक अफसर था, लेकिन तुगलक के जुल्म व जबर बद इंतज़ामी से उसका खून कूल उठा। उसने सोचा बस अब दिल्ली की गुलामी नहीं। सन 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आलमी बगावत बुलंद कर दिया। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दक्कन के लोगों की आज़ादी की जंग थी। हसन ने दक्कन के मुकामी सरदारों, फौजियों और आम लोगों को अपने साथ मिलाया। उसकी क़यादत में एक ऐसी फौज तैयार हुई जो दिल्ली के जुल्म को चैलेंज करने के लिए तैयार थी। उसने दक्कन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और गुलबर्गा, जो आज की कलबर्गी है, को अपना दारुल हुकूमत बनाया। हसन ने खुद को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब दिया। कहते हैं कि बहमन नाम उसने एक कदीम पारसी बादशाह से मुतासिर होकर रखा ताकि अपने सल्तनत को एक अजीम वर्सी से जोड़ सके। हसन गंगू ने न सिर्फ तलवार से दक्कन को फतह किया, बल्कि एक मजबूत निज़ाम भी बनाया। उसने मुकामी लोगों को अपनी हुकूमत में अहम ओहदों पर बिठाया, टैक्स का निज़ाम बनाया और दक्कन की तिजारत को नई बुलंदियों पर ले गया। उसकी सल्तनत दक्कन के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई, क्योंकि ये पहला मौका था जब दक्कन अपनी मर्जी से चलने लगा। हसन गंगू के बाद उसके बेटों और पोतों ने सल्तनत को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया कि दक्कन का हर कोना उनकी ताकत से गूंज उठा। मोहम्मद शाह अव्वल ने फौज को और मजबूत किया। उसने जदीद हथियार जैसे तोपें और बारूद मुतारिफ करवाई, जो उस वक्त हिंदुस्तान में नई चीज़ थी। उसने गुलबर्गा के किले को नाकाबिल तस्खीर बनाया और दक्कन की बाज़ारों को तिजारत का मरकज़ बनाया। लेकिन असल धूम तब मची जब बहमनी सल्तनत ने फतहात का सिलसिला शुरू किया। 1363 ईस्वी में बहमनियों ने वारंगल का काकतिया खानदान को चत कर दिया। ये वारंगल, जो तेलंगाना का एक बड़ा शहर था, उनकी सबसे बड़ी फतह थी। उस फतह ने बहमनियों को दक्कन की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। बहमनियों ने मगरबी साहिल के इलाकों जैसे कि गोवा पर कब्जा किया। उससे उनकी बहरी तिजारत को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला। अरब, ईरान और अफ्रीका से ताजिर दक्कन आने लगी और बहमनी ख़जाना दौलत से भर गया। बहमनी सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन था विजयनगर सल्तनत। ये दक्कन की एक ताकतवर हिंदू सल्तनत थी जो बहमनियों से हर वक्त टकराती रहती थी। दोनों ने रायचूर और कृष्णा, तंगभद्रा, दोआब के इलाकों के लिए बरसों जंगें लड़ी। ये जंगें ऐसी थी कि दक्कन की ज़मीन खून से रंगीन हो जाती थी। कभी बहमनी जीतती, कभी विजयनगर, लेकिन उन जंगों ने बहमनियों की फौज को और मजबूत किया। सन 1425 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज शाह के दौर में बहमनी सल्तनत अपनी उरूज पर थे। उसने दारुल हुकूमत गुलबर्गा से बेदर मुंतकिल किया, जो उस वक्त दक्कन का इल्मी और सकाफती मरकज़ बन गया। फिरोज शाह ने सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू था, बल्कि एक आलिम और शायर भी था। उसने दक्कन को एक अजीम सकाफती गहवारा बनाया। बहमनी सल्तनत सिर्फ तलवारों और जंगों की कहानी नहीं थी, उन्होंने दक्कन में इस्लामी सकाफत का एक नया रंग भरा। बेदर का मदरसा उस दौर का एक अजीम इल्मी मरकज़ था, जहाँ ईरान, अरब और वस्ती एशिया से उलमा, शायर और साइंसदान आते थे। ये मदरसा सिर्फ दीनी तालीम का नहीं, बल्कि साइंस, रियाजी और फल्कियात का भी गुल था। फिर आई दक्कनी उर्दू।
یہ وہی زبان ہے جو آج کی اردو کی جڑوں میں سے ایک ہے۔ بہمنیوں نے پارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا ایک خوبصورت امتزاج بنایا جس سے دکنی شاعری نے جنم لیا۔ شاعر اپنی شاعری سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ فنی تعمیر میں بھی بہمنیوں نے کمال کر دیا۔ گلبرگہ کا قلعہ، بہمنی مقبرے اور بیدر کا مدرسہ آج بھی ان کی شان کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا فنی تعمیر اسلامی اور ہندوستانی انداز کا ایک شاندار ملاپ تھا۔ دکن کی بازاروں میں ایران سے ریشم، عرب سے گھوڑے اور افریقہ سے سونا آتا تھا۔ بیدر اس وقت ایک بین الاقوامی شہر بن چکا تھا۔ اب آتا ہے وہ حصہ جہاں یہ عظیم سلطنت زمین بوس ہوئی۔ بہمنی سلطنت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، لیکن 15ویں صدی کی آخر سے اس کی چمک مان پڑنے لگی۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا اندرونی لڑائیاں۔ بہمنی سلطنت کے اندر دو گروہ تھے، دکنی یعنی مقامی ہندوستانی مسلمان اور آفاقی یعنی ایران، عرب اور وسط ایشیا سے آئے ہوئے لوگ۔ یہ دونوں گروہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ آفاقی اپنے غیر ملکی اصلیت کی وجہ سے خود کو بہتر سمجھتے تھے، جبکہ دکنی اپنی مقامی جڑوں کی وجہ سے زیادہ طاقت مانگتے تھے۔ یہ لڑائیاں اتنا شدید تھی کہ سلاطین ان کے ہاتھوں کٹپتلی بن جاتی تھی۔ پھر آئے کمزور سلاطین۔ حسن گنگو کی بعد کچھ سلاطین جیسے محمود شاہ بہت کمزور ثابت ہوئی اور نہ فوج کو کنٹرول کر سکے نہ اپنے سرداروں کو۔ اقتدار کی لڑائیوں نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب بہمنی سلطنت کی طاقتور گورنرز نے اپنی الگ سلطنتیں بنانا شروع کر دی۔ سن 1490 کے آس پاس بہمنی سلطنت 5 چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئی۔ احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈہ، بیدر اور برار، یہ 5 دکنی سلطنتیں دراصل بہمنی سلطنت کی باقیات تھیں۔ ان کی بننے سے بہمنی سلطنت کا دائرہ سکڑتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ وجے نگر سے برسوں تک جاری رہنے والی جنگوں نے بہمنی سلطنت کے وسائل کو چاٹ لیا۔ اگرچہ 1565 کی تالیکوٹا کی لڑائی میں دکنی سلطنت نے مل کر وجے نگر کو شکست دی، لیکن اس وقت تک بہمنی سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آخری بہمنی سلطان کلیم اللہ شاہ کی دور تک سلطنت صرف ایک نام بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت مکمل طور پر تاریخ کے اوراق میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ان 5 دکنی سلطنت نے لے لی۔